स्टूडेंट आज हम लोग कक्षा 8 के लिए भाषा और व्याकरण पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो भाषा और व्याकरण पाठ को अगर हम पढ़ते हैं व्याकरण से, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भाषा किसे कहते हैं। स्टूडेंट, आप सभी को मालूम होगा कि भाषा को बनने के लिए वर्ण की आवश्यकता है और वर्णों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से ही वाक्य बनते हैं और वाक्यों के द्वारा ही अंततः भाषा बनती है। मतलब भाषा के लिए इकाई अर्थात भाषा के लिए सबसे पहले हमें वर्ण चाहिए। तो इसलिए ये भाषा बनने का नियम था। अब आता ये है कि भाषा का काम क्या है, भाषा से हम करते क्या हैं, भाषा कहते किसे हैं। तो क्या हम देखते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, भाषा वह साधन है, भाषा एक माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम अपने मन के हर विचार को, भाव को लिखकर या बोलकर हम दूसरों तक हम पहुंचाते हैं, दूसरों के समक्ष हम प्रकट करते हैं। मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। ये रहा भाषा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भाषा के कितने रूप हैं, स्पष्ट कीजिए। जैसा मैंने बताया कि भाषा को जब हम प्रकट करते हैं तब उसको दो तरह से प्रकट किया जाता है। या तो हम भाषा को बोलकर करते हैं या फिर हम लिखकर करते हैं और उसी के आधार पर भाषा के रूप है। तो भाषा के दो प्रमुख रूप है। पहला हो गया मौखिक भाषा, मौखिक रूप, और दूसरा हो गया लिखित रूप। पहला हुआ मौखिक रूप और दूसरा हुआ लिखित रूप। मौखिक रूप, फिर मौखिक रूप क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति अपनी बात को कहकर दूसरों को बताता है तथा दूसरे सुनकर बात को समझता है तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। मतलब क्या हुआ? मौखिक रूप क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति अपनी बात को कहकर दूसरों को बताता है तथा दूसरे सुनकर बात को समझता है तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। मतलब जब हम किसी से बात कहकर बताते हैं और दूसरा मेरी बात को सुनकर समझता है, वो होता है भाषा का मौखिक रूप। अब हम आते हैं भाषा के दूसरे रूप अर्थात लिखित रूप पर। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरे पढ़कर विचारों और भावों को समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप है। तो भाषा का लिखित रूप फिर क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति अपने विचारों या भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरे पढ़कर विचारों और भावों को समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप है। मतलब जब हम अपनी बात को समझाने के लिए या बताने के लिए हम लिखते हैं, लिखकर जब हम किसी को अपने विचार या भाव को हम पहुंचाते हैं या बताते हैं, प्रकट करते हैं और दूसरा भी मेरी बात या भाव को या विचारों को समझने के लिए लिखा हुआ को पढ़ता है, पढ़कर समझता है, तो ये लिखना और पढ़ना ये भाषा का लिखित रूप है। अब हम आते हैं लिपि किसे कहते हैं। भाषा ऐसी ध्वनियों का समूह जिसका कुछ अर्थ होता है। भाषा ऐसी ध्वनियों का समूह है जिसका कुछ अर्थ होता है। ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। मतलब आप जो भी कुछ लिखते हैं उसको लिखने के लिए, मैंने पहले ही बताया कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए या बोलने के लिए हमें वर्ण चाहिए और वर्णों के मिलन से ही, वर्णों के सार्थक मिलन से ही शब्द बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्ण चाहिए। वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से बनता है वाक्य और वाक्यों के समूह से ही बनता है भाषा। तो इन्हीं वर्णों को, ये जो वर्ण होते हैं, ये वर्ण और कुछ नहीं, ये वर्ण
ध्वनि होते हैं और इन्हीं ध्वनियों को प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और ये चिन्ह ही कुछ नहीं, ये चिन्ह ही लिपि कहलाता है। जैसे मान लीजिए क ध्वनि या मान लीजिए ख ध्वनि। हिंदी भाषा अगर लिखना है तो हमें क ध्वनि, ख ध्वनि, ग ध्वनि, हम इन ध्वनियों के लिए हम कुछ चिन्ह बना लिए हैं। क ध्वनि का चिन्ह हुआ ये रहा ऐसे सीधा डंडी करके, फिर ऐसे गोला करके, फिर ये कर देना, ये चिन्ह हुआ क का। अगर हमें ख लिखना है तो हम सीधे ऐसे गोला बनाते हैं, फिर सीधा एक डंडी जैसा देते हैं, फिर बीच में से हम ऐसे गोला सा बनाते हैं, ये चिन्ह हुआ ख का। मतलब जब भी हम किसी भाषा को लिखने जाते हैं तो उस समय हमें कुछ ध्वनि या वर्णों का प्रयोग करना पड़ता है। इन्हीं ध्वनियों के लिए कुछ खास चिन्हों को, चिन्ह माने संकेत, ठीक है, कुछ खास चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। ये चिन्ह ही लिपि है। जैसे कि हिंदी भाषा के लिए क, ख, ग, ये सब चिन्ह हैं। क, ख, ग ध्वनि के चिन्ह ऐसे हैं। क ध्वनि का चिन्ह ये रहा, ख ध्वनि का चिन्ह ये रहा, ग ध्वनि का चिन्ह ये रहा। तो ये चिन्ह और कुछ नहीं, ये चिन्ह है लिपि। और इसका नाम हुआ, जैसे हिंदी भाषा के लिए जो चिन्हों का प्रयोग होता है, जिस लिपि का प्रयोग होता है, चिन्ह है अर्थात लिपि। तो जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, जिस लिपि का प्रयोग होता है, उसका नाम है देवनागरी लिपि। ऐसे ही सभी भाषा के लिए ध्वनि अर्थात वर्ण होते हैं, अर्थात सभी भाषा के वर्णों को लिखने के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं। तो जैसे हमें अगर अंग्रेजी लिखना है तो हम वहाँ पे ABCD का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ABCD ही वहाँ के वर्ण होते हैं। ABCD ही A ध्वनि हुआ, B ध्वनि हुआ। तो A जो है वो वर्ण है, B जो है वो वर्ण है, इंग्लिश का वर्ण है, इंग्लिश का ध्वनि है। तो इन ध्वनियों के लिए जैसे अगर हम A जो ध्वनि करते हैं, A ध्वनि का चिन्ह हुआ ये, या फिर B ध्वनि का चिन्ह हुआ ये, या फिर C ध्वनि का चिन्ह हुआ ये। तो ये क्या हुआ, अंग्रेजी भाषा के क्या हुए, अंग्रेजी भाषा लिखने के ये सारे चिन्ह हुए, अर्थात ये सारे लिपि हुई। और इस लिपि का नाम हुआ रोमन। अंग्रेजी को हम ABC मतलब रोमन लिपि में लिखते हैं। जिस भी भाषा को हम इस लिपि को यूज करके हम लिखेंगे वही हो गया रोमन लिपि। हिंदी में भी जिस तरह से हम क ख ग मैंने बताया, वैसे ही जिस भी भाषा को इस लिपि को प्रयोग करके इन चिन्हों के आधार पे लिखा जाएगा, जिस भी भाषा को इन चिन्हों के आधार पे लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा देवनागरी लिपि। जैसे देवनागरी लिपि सिर्फ हिंदी की ही नहीं होती है, इन्हीं चिन्हों का प्रयोग कर हम हिंदी लिखते हैं, इन्हीं क ख ग घ को प्रयोग कर हम संस्कृत लिखते हैं, इन्हीं क ख ग घ को प्रयोग कर हम मराठी लिखते हैं। तो इन सारे भाषाओं का जो क्या हुआ, जो चिन्ह हुआ, जो लिपि हुआ, वो देवनागरी लिपि हो गया, ठीक है। इन्हीं हम क ख ग घ का प्रयोग कर हम नेपाली लिखते हैं। तो जब भी जैसे ही हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, हर चिन्ह के अपने अपने चिन्ह मतलब लिपि, हर लिपि मतलब हर चिन्हों के लिए कुछ लिपियों के नाम बनाए गए हैं, ठीक है, उन्हें खास नाम दिए गए हैं। तो क ख ग घ के लिए लिपि का नाम है देवनागरी, वैसे ही ABC के लिए है रोमन, उर्दू फारसी के लिए है फारसी, ठीक है, बांग्ला के लिए है बांग्ला, पंजाबी के लिए है गुरुमुखी। तो ये हुआ लिपि। लिपि और कुछ नहीं है, जो भी वर्ण को हम उच्चारण करते हैं, उच्चारित वर्णों के लिखने की विधि, मतलब उच्चारित वर्ण मतलब ही ध्वनि, ठीक है। ध्वनियों को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रत्येक सार्थक ध्वनि का एक एक चिन्ह निश्चित कर दिया जाता है। तो फिर लिपि के लिए क्या बोला गया है, भाषा ऐसी ध्वनियों का समूह, ध्वनि माने वर्ण, ध्वनियों का समूह है जिसका कुछ अर्थ होता है। ध्वनियों का समूह माने वर्णों का समूह। तो भाषा जो है वो वर्णों का समूह है, और वर्णों का समूह है तो उसका अर्थ भी होगा। प्रत्येक सार्थक ध्वनि का एक चिन्ह होता निश्चित कर दिया जाता है, और एकदम प्राचीन काल से ही प्रत्येक सार्थक ध्वनि के अर्थात ध्वनि माने मैंने पहले ही बताया वर्ण, प्रत्येक सार्थक ध्वनि जैसे अ एक ध्वनि है, क एक ध्वनि है, ख एक ध्वनि है, इन सारे ध्वनियों के लिए कुछ संकेत या चिन्ह पुराने समय से ही निश्चित कर लिया गया है। मतलब क कहते ही चिन्ह ये निश्चित किया हुआ है। अगर पुराने समय में क के लिए चिन्ह ये निश्चित होता तो हम क जब भी बोलते हम ऐसे ही लिखते, लेकिन चूंकि ठीक है
क के लिए हमारा चिन्ह निश्चित किया हुआ है डंडी डंडी के साथ, गोला गोले के साथ, ऐसे, ठीक है, पूछ जैसा। तो कहने का अर्थ है कि पुराने समय से ही हर चिन्हों के लिए हर वर्णों के लिए और ध्वनियों के लिए, वर्णों या ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं, और इन्हीं चिन्हों को हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। तो हम आगे आते हैं। अच्छा, हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा मतलब अ, छोटी बड़ी, क ख ग घ, ठीक है। कुछ दूसरे भाषाओं की लिपियों को बताइए। कुछ दूसरे भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार है। भाषाएं जैसे संस्कृत हुई, हिंदी हुई, मराठी हुई, नेपाली हुई। इन भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का व्यवहार किया जाता है। देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी अगर देवनागरी है, मराठी के लिए भी हम देवनागरी बोल रहे हैं, संस्कृत के लिए भी बोल रहे हैं, नेपाली के लिए बोल रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि यह अवश्य ही क ख क ख ग घ इत्यादि चिन्हों का प्रयोग होगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है। इनके लिए ये सारे जो भाषाओं हैं, इन सारे भाषाओं के लिए लिपि हो गया रोमन। उर्दू, फारसी, उर्दू, अरबी, फारसी, इन भाषाओं के लिए हो गया फारसी। पंजाबी भाषा के लिए हो गया गुरुमुखी। तो हम देखते हैं कि कुछ दूसरे भाषाओं की लिपियों को हम जब देखते हैं तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली के लिए लिपि हो गया देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन के लिए लिपि हो गया रोमन। उर्दू, अरबी, फारसी के लिए लिपि हो गया फारसी। पंजाबी के लिए लिपि हो गया गुरुमुखी। व्याकरण किसे कहते हैं? अब अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर। व्याकरण का काम होता है किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से बोलने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए नियमों को बताने वाला शास्त्र। मतलब ऐसा शास्त्र जो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाएं। तो फिर इसका परिभाषा क्या देखते हैं? भाषा को शुद्ध बोलने तथा लिखने के नियमों को बताने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के कुछ विभाग हैं, उन विभागों को देख लें। व्याकरण के कितने विभाग हैं? स्पष्ट कीजिए। व्याकरण के विभागों को पूछा जा रहा है कि व्याकरण के कितने विभाग हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। व्याकरण के 4 विभाग हैं। सबसे पहला हो गया वर्ण। अगर व्याकरण है, व्याकरण का काम अगर भाषा सिखाना है, तो भाषा में सबसे पहली इकाई होता है वर्ण, मतलब वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण मतलब क ख ग घ, ये हो गया, ध्वनि हो गया। तो वर्ण विचार के व्याकरण के 4 विभाग हुए। पहला विभाग हुआ वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संधि के नियमों पर विचार किया जाता है, क्योंकि वर्णों के संधि के बाद ही संधि बनता है। वर्णों में जो वर्णों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है, तभी तो संधि होता है, ठीक है। तो वर्णों के तो सारे ये जो है वर्ण विचार में ही वो आते हैं। अब आगे आते हैं हम शब्द विचार। पहला विभाग हुआ वर्ण विभाग। अब हो गया मतलब वर्ण विचार। दूसरा हो गया शब्द विचार। शब्द विचार में क्या होता है? इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति, शब्दों का उत्पत्ति कैसे होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी हैं शब्द के भेद, जिसमें आप पढ़े हैं कि उत्पत्ति या फिर
उसकी जो स्रोत है, ठीक है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद पढ़ेंगे, रचना या बनावट के आधार पे आप शब्द का भेद पढ़ेंगे, अर्थों की दृष्टि से शब्दों का भेद पढ़ेंगे, प्रयोग की दृष्टि से शब्दों का भेद पढ़े, ये सारा कुछ शब्द विचार में आता है। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी दी जाती है। तीसरा होता है पद विचार। पद ऐसे तो कुछ नहीं, पद भी शब्द की तरह ही होता है, मतलब ऐसे वर्णों का समूह जो वाक्य में आता है उसे कहते हैं पद। कहने का अर्थ और कुछ नहीं, पद का अर्थ होता है शब्द ही होता है, ठीक है। लेकिन शब्द जो होते हैं वर्णों का, सिर्फ हम जानते हैं शब्द माने वर्णों का समूह, लेकिन पद हम उन्हें कहते हैं, उन शब्दों उन वर्णों के समूह को हम पद कहते हैं। पद भी वर्णों का समूह है और हम उन वर्णों के समूह को पद कहते हैं जो किसी वाक्य में होता है। और ये जनरली ये मुख्यतः संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है, विशेषण होता है, या तो फिर क्रिया विशेषण होता है, या तो फिर समुचय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, या फिर निपात होता है। क्योंकि पद जो है वो दो तरह के होते हैं, एक हो गए विकारी पद, एक हो गया अविकारी पद, ठीक है। तो सभी पदों को लेकर ज्ञान प्राप्त करना ही पद विचार के अंतर्गत सभी पदों को लेकर ज्ञान प्राप्त करना है। इसके बाद पद के बाद हम आते हैं वाक्य विचार। जब वर्ण हो गया, शब्द हो गया, वर्ण से शब्द बने, शब्द से शब्द या पद से फिर वाक्य बने, ठीक है। क्योंकि शब्द और पद दोनों ही हैं वर्णों का समूह, शब्दों से वाक्य बने या फिर पदों से वाक्य बने। तो इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। मतलब वाक्य विचार क्या है? वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, कैसे वाक्यों की बनावट है, कैसे बनाई जा रही है, वाक्यों के भेद क्या हैं। कुछ वाक्यों के भेद अर्थ के आधार पे होता है, कुछ वाक्यों का भेद रचना या बनावट के आधार पे होता है, वाक्यों में किस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग होता है आदि के बारे में विचार ही वाक्य विचार में किया जाता है। अब होता है अगला क्वेश्चन है, भाषा के मानक रूप से आप क्या समझते हैं? भाषा का मानक रूप माने स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। मतलब भाषा का वह शुद्ध रूप जिसे हम व्याकरण के नियमों के अनुसार बोलते हैं। मतलब भाषा का मानक रूप का अर्थ ही होता है भाषा का शुद्ध रूप। मतलब हम जिस भी भाषा को व्याकरण के नियमों के अनुसार बोलते हैं, मतलब हम व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा को हम बोलते हैं, हम भाषा को लिखते हैं, तो भाषा का वह मानक रूप हुआ। मतलब व्याकरण के नियमों के अनुसार जब भाषा को बोला जाता है या भाषा को लिखा जाता है तो उस समय उसे भाषा का मानक रूप कहा जाता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, भाषा का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्या हुआ कि जब किसी भी भाषा को व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखा जाता है तथा बोला जाता है तो वह भाषा का व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा को बोलना और लिखना ही भाषा का मानक रूप कहलाता है। मतलब वह भाषा का मानक रूप हुआ। आगे आते हैं भाषा जब हम जान गए, अब हमें बोली की ओर आना चाहिए कि बोली से आप क्या समझते हैं? बोली किसी भी भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? बोली किसी भी भाषा, जैसे हिंदी एक भाषा है, बंगला एक भाषा है, या पंजाबी एक भाषा है, तो इस तरह से जो भाषा होते हैं, जो बड़े बड़े इस तरह से भाषा होते हैं, ठीक है, तो ये इन भाषाओं में क्या होता है कि ये सारे भाषाओं के कुछ बोलियां होती है। मतलब बोली का अर्थ ये होता है कि इनसे ही संबंधित भाषा जो एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, जो सिर्फ सीमित क्षेत्र के लोग ही समझते हैं, उसे कहा जाता है बोली। जैसे हिंदी भाषा, बहुत बृहद भूभाग में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जिन्हें एक सीमित क्षेत्र तक बोला जाता है, ठीक है। उस सीमित क्षेत्र के बाहर उस भाषा को और कोई नहीं जानता है, सीमित क्षेत्र के लोग तक ही वो भाषा होती है या सीमित रहती है। तो जब सीमाबद्ध हो जाती है भाषा,
उस समय भाषा बोली कहलाता है। और सीमाबद्ध जब भाषा होता है मतलब अवश्य वो किसी क्षेत्र तक होता है। क्षेत्र बने कोई एरिया या सीमा। तो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। मतलब किसी भी भाषा का कोई रूप जो एक खास क्षेत्र तक ही बोला जाता है, बोली जाती है, तो उसे हम बोली कहते हैं। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोली जाने वाली भाषा है। जैसे ब्रज भाषा ब्रज प्रदेश में, अवध में, कन्नौज में मैं लिख दे रही हूँ। मतलब बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोली जाने वाली भाषा है। जैसे ब्रज भाषा ब्रज प्रदेश में ही बोली जाती है और वहाँ के लोगों द्वारा ही समझी जाती है। अवध में बोली जाती है, वहाँ के लोग द्वारा समझी जाती है। कन्नौज में, हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से मतलब बोली क्या हुआ, किसी भी बड़े भाषा के वह रूप जो एक खास क्षेत्र तक बोली जाती है और समझी जाती है, उसे बोली कहा जाता है। मतलब बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। अब हम आगे आते हैं, उपभाषा से आप क्या समझते हैं उसे स्पष्ट कीजिए। उपभाषा उपभाषा हिंदी भाषा को उपभाषा के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे हिंदी एक बड़ा भाषा हुआ। बड़ा भाषा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदी देश के अधिक से अधिक लोगों के द्वारा समझी जाती है, बोली जाती है और लिखी जाती है। अधिक से अधिक लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो तो कोई भाषा हुआ। लेकिन उसी भाषा को बोलने वाले क्षेत्र को लेकर जब हम उस भाषा का ठीक तरीके से अध्ययन करने के लिए जब हम भाषा का क्षेत्र विभाजन करते हैं, तो क्षेत्र विभाजन जो है वही उस भाषा का उपभाषा क्षेत्र हो गया। मतलब हिंदी भाषा जो है देश के बड़े भूभाग में बोली जाती है। और हम जब हिंदी को मान लो पश्चिमी भारत में जो हिंदी बोली जाती है उसको अगर हम पश्चिमी हिंदी कह दिए, पहाड़ी क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है उसे हम पहाड़ी हिंदी कह दिए, या मान लो राजस्थान में जो हिंदी बोली जाती है उसे हम राजस्थानी कह दिए, तो ये क्षेत्र विशेष के दृष्टि से भाषा को बांटना होता है। जब एक बड़ा भाषा किसी क्षेत्र विशेष की दृष्टि से विभाजन किया जाता है तो वो उपभाषा कहलाता है। मतलब उपभाषा बोली से बड़े क्षेत्र, उपभाषा का जो क्षेत्र है वो अवश्य बोली से बड़े क्षेत्र होता है, किंतु भाषा के मुकाबले छोटे और सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। मतलब उपभाषा का अर्थ क्या हुआ कि बोली से बड़े क्षेत्र किंतु भाषा के मुकाबले छोटे और सीमित, मतलब जो बड़ा भाषा है, जिस भाषा का उपभाषा है उस भाषा के मुकाबले छोटे और सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा है। उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। जैसे हिंदी भाषा को 5 उपभाषा वाले क्षेत्रों में बांटी गई है। इस उदाहरण को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि उपभाषा क्या हुआ। मैंने ये बताया कि भारत के बड़े भूभाग में हिंदी बोली जाती है, लेकिन इस बड़े भूभाग में हिंदी को बोलने से इसके अध्ययन करने में मुश्किलें होती हैं। इसे अगर हम बांटना दें तो इस पूरे भूभाग तो हुआ हिंदी भाषा, लेकिन जब उसे हम क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है, अब जब उसे हम क्षेत्र की दृष्टि से हम उसका विभाजन कर देते हैं तो उपभाषा हो जाता है। लेकिन अवश्य उपभाषा बोलियों से बड़े क्षेत्र किंतु भाषा से छोटे क्षेत्र, भाषा के मुकाबले छोटे और सीमित क्षेत्र में होते हैं। तो उपभाषा के अंतर्गत भारत में 5 बोलियां आती हैं। हिंदी भाषा को 5 उपभाषा वाले क्षेत्रों में उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती है। इसके बाद हम जाते हैं कि हिंदी भाषा को 5 उपभाषा वाले क्षेत्रों में बांटा गया है। उपभाषा क्षेत्र क्या हुआ देखो, और उसके अंतर्गत आने वाली बोलियों को देखो। जैसे पश्चिमी हिंदी, भारत के पश्चिम भूभाग में जो हिंदी बोली जाती है
उसे सीधे पश्चिमी हिंदी क्षेत्र बोला गया है। भारत का पश्चिमी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है इसको सीधे पश्चिमी हिंदी क्षेत्र बोला गया, उन्हें पश्चिमी हिंदी उपभाषा क्षेत्र। हिंदी तो ऐसे पूरे भारत में है, प्राय कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे कि दक्षिण भारत हुआ, जैसे कि बंगाल हुआ, जैसे कि उड़ीसा हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, ठीक है। तो इन सारी जगह को छोड़ देने से के बाद प्रायः भारत के सभी जगह हिंदी बोली जाती है। तो फिर क्या है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा क्षेत्र, इसके अंतर्गत पश्चिम का जो क्षेत्र हुआ वहाँ जो हिंदी बोली जाती है वो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र हुआ। इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ब्रज भाषा आता है, खड़ी बोली आता है, कन्नौजी आता है, बुंदेली आता है, हरियाणवी आता है। हम तो अगर आप क्लास 6 में गुलमोहर हिंदी व्याकरण को फॉलो किए होंगे तो वहाँ लेकिन हम लोग पढ़े थे, क्लास 6 में भी हम लोग पढ़े हैं कि भाषा जो है उसकी उपभाषा जो है वो कौन कौन से उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से बोलियाँ हैं, ये सारे हम 6 में भी एक बार पढ़ चुके हैं। मतलब भाषा के अंतर्गत उपभाषा, उपभाषा के अंतर्गत बोलियाँ। आगे आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है वो अवधि में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां है वो है अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। मतलब भारत के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी। उसके बाद हम आते हैं दूसरे उपभाषा क्षेत्र, तीसरा उपभाषा क्षेत्र वह पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में आता है हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी। इसके स्पेलिंग ठीक से देखिए, पहाड़ी हिंदी में हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये सारे क्या है बोलियां हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। मतलब इन सारे क्षेत्र, जैसे इन सारे भोजपुर जिले में, मैंने भोजपुर के क्षेत्र में, इन सारे सीमित क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वो तो बोली हुआ, और इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत एक एक उपभाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोलियों को हम देखते हैं। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं कि राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा से क्या समझते हो? राष्ट्रभाषा जिस भाषा को देश के बड़े भूभाग में बोली तथा समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब देश के अधिक से अधिक लोगों के द्वारा जिस भाषा को समझाया जाता है, जिस भाषा को बोला जा, जिस भाषा में अपनी बातों को प्रकट किया जाता है, अपने विचारों को प्रकट किया जाता है, और दूसरों की बातों को समझा जाता है, ठीक है, बोला जाता है, लिखा जाता है, वह होता है राष्ट्रभाषा। इस दृष्टि से भारत में हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा है। और अब आते हैं हम राजभाषा। जिस भाषा को देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए व्यवहार किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं, उसे राजभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा, जिस तरह भारत की राष्ट्रभाषा तुमने हिंदी जाना, वैसे ही भारत की राजभाषा भी हिंदी है। आगे आते हैं संविधान में कितने भाषाओं को मान्यताएं दी गई है। संविधान में कुल 22 भाषाओं को भारतीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। वो 22 भाषा कौन कौन है? असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, बोडो, मैथिली, डोगरी, उर्दू और हिंदी। मतलब ये है कि संविधान ने कुछ भाषाओं को संविधान ने मान्यताएं दी है, उसकी संख्या 22 है। उनकी संख्या 22 हुई। तो ये सारे जो भाषाएं हैं, ये जो 22 भाषाएं हैं जिसे संविधान में स्वीकृति प्रदान की गई है, वो इस तरह से हैं। ये सारे जो नाम लिखे गए हैं ये सारे संविधान द्वारा स्वीकृत हुए क्या है? 22 भारतीय भाषाएं हैं।
तो ये रहा भाषा और व्याकरण के अंतर्गत, ये रहा आपका पहला पाठ व्याकरण में, और ये पाठ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को आप ठीक से समझे होंगे। ठीक है, इन्हें ज़रा आप अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। तो इस तरह से ये रहा। मैं इस वीडियो के अंत में मैं इसके मैं पिक्चर भी दे दूंगी। तो पहले पार्ट के लिए इतना तक ही, पहला पार्ट इतना तक ही। इसके अलावा हम और भी मतलब ये तो पहला पार्ट हुआ, पहला पार्ट के अंतर्गत ये सभी है। इस पर आधारित अगर कोई प्रश्न उत्तर है तो हम बाद में देखेंगे। और ये रहा पहला पार्ट, इसको आप तैयार करके रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मतलब अगले वीडियो में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।